स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर में। तो आइए, जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में देखा था आपने कि हमने वैदिक साहित्य के स्रोतों के बारे में आपको बताया था। आज हम वैदिक साहित्य के वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में आपको बताएंगे कि वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वह किस प्रकार से था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड, जिसमें से हम देखते हैं कि जो वैदिक काल का हमारा समाज था उसकी जो इकाई थी वह परिवार थी। अर्थात वैदिक काल में लोग एक परिवार में समूह बनाकर रहते थे। परिवार आपका जो था वह पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक का मतलब था कि पिता के जो अधिकार थे वो असीमित थे। जैसा कि एक उदाहरण मिलता है कि ऋज्राशव एक लड़का था जिसको उसके पिता ने अंधा करवा दिया था। साथ साथ में अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनाशोभ को बेच दिया था। अर्थात जो पारिवारिक इकाई थी वो उस पर जो पिता का अधिकार था वह असीमित था। अर्थात नीति निर्णय जो भी लेता था वह पिता लेता था। अर्थात जो हमारा वैदिक समाज था वह पितृसत्तात्मक था। अगला देखते हैं कि गोत्र या कुल की व्यवस्था का प्रचलन था। अर्थात लोग एक कुल में और एक गोत्र में रहते थे। उसमें से एक उदाहरण मिलता है कि ऋषि अंगिरस जो होते थे उन्होंने कहा था कि मेरे पिता एक वैद्य हैं। ऋषि अंगिरस ने कहा था कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है। हम विभिन्न व्यवसाय से जीविकोपार्जन करते हुए एक परिवार में, कुल में, समूह में इस प्रकार रहते हैं जैसा कि एक बेड़े में जानवर रहते हैं। अगला देखते हैं, प्रारंभ में समाज में 3 वर्ग थे। प्रारंभ में जो समाज में 3 वर्ग थे वह ब्रह्म थे, क्षत्र थे, वैश्य थे। ब्रह्म का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्र का मतलब क्षत्रिय था और वैश्य जो था वो सामान्य जन था। अर्थात जितने भी सामान्य लोग थे वह वैश्य में आते थे। लेकिन जैसे ही हम ऋग्वेद मंडल के 10वें मंडल में जाते हैं वहाँ पुरुष सूक्त में चारों जातियों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों जातियों का वर्णन हमें वहाँ मिलता है। यहाँ वैदिक काल में जो वर्ण का विभाजन था वह आपका कर्म पर आधारित था, जन्म पर नहीं। अर्थात कर्म के आधार पर लोग अपने व्यवसाय करते थे, उसी आधार पर उनके वर्ण का विभाजन था। विवाह नामक संस्था स्थापित हो चुकी थी। अर्थात अब स्त्री और पुरुष विवाह करते थे और विवाह के लिए जो दहेज दिया जाता था उसके लिए वहत शब्द का प्रयोग प्रायः मिलता है। वहत का मतलब दहेज होता था। और विवाह जो सामान्यतः प्रचलन में था वह एक विवाह था, मतलब बहुविवाह प्रचलन में अभी भी ऋग्वैदिक काल में नहीं था, एक विवाह ही प्रचलन में था। प्रजा प्रथा एवं सती प्रथा जैसी जो बुराइयां थी उसका प्रचलन अभी भी नहीं था। ऋग्वेद में जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है का प्रयोग मिलता है। जायदेस्तम का अर्थ था कि पत्नी ही गृह है। इसका अर्थ यह था कि पत्नियों के अधिकार सुरक्षित थे, समाज में उनका पूरा मान सम्मान बना हुआ था। अर्थात उनके अधिकार भी थे और उन्हें पूरा सम्मान मिलता था। सतपथ ब्राह्मण में हम पत्नी को अर्धांगिनी शब्द से संबोधित करते हैं। अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि वो पति का आधा अंग है। अर्थात पत्नी और पति दोनों के अधिकार बराबर थे। अर्थात पत्नी की जो स्थिति थी, महिला की जो स्थिति थी वह समाज में बहुत ही सुरक्षित थी। भोजन जो आपका होता था वो शाकाहारी और मांसाहारी
दोनों था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। भोजन में प्रायः क्षीर पाक मोदनम शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात दूध में पके हुए भोजन को लोग ज्यादा पसंद करते थे। सुरा एवं सोम का प्रयोग मध्य पेय के लिए होता था। सुरा एवं सोम का प्रयोग मध्य पेय के लिए होता था। गाय को अघन्या कहा गया है, अर्थात ना मारने वाला। गाय को अघन्या इसलिए कहा गया था क्योंकि जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो पूर्णतया ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता में कृषि एवं पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। इस वजह से गाय से उन्हें दूध प्राप्त होता था, साथ साथ गाय से उन्हें बछड़ा मिलता था जो कि उनके खेतों में बैलों के रूप में उनका प्रयोग होता था। इसलिए वैदिक काल में गाय को अघन्या अर्थात न मारा जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को मारने वालों के लिए मृत्युदंड अथवा देश से निकाला जैसे सजा दी जाती थी। प्रमुख जो वस्त्र थे वह 3 प्रकार से थे, नीवी, वासस, अधिवासस। नीवी जो वस्त्र था वह कमर के नीचे पहना जाता था, वासस जो वस्त्र होता था वह कमर के ऊपर पहना जाता था, और अधिवासस जो होता था वो पूरे शरीर पर ओढ़ने का काम करता था। अर्थात वस्त्र जो हमारे थे वो प्रमुखता 3 थे, नीवी, वासस और अधिवासस। मनोरंजन का जो प्रमुख साधन था, घुड़दौड़ था, रथ दौड़ था, नृत्य संगीत था तथा दूध कीड़ा। दूध कीड़ा को हम जुआ भी कह सकते हैं, पासे का खेल भी कह सकते हैं। वो जो है आपका मनोरंजन के साधनों में आता था। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल का आपका जो निर्धारण है, समय निर्धारण है, वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो वह हम देखते हैं कि अब जातियों का निर्धारण कर्म के बजाय जन्म पर होने लगा था, अर्थात जो जिस वर्ण में जन्म लेता था वह उसी वर्ण का माना जाने लगा था। अर्थात वर्ण में का जो निर्धारण था वह जन्म पर होता था। इसका मतलब समाज में जातीय श्रेष्ठता की जो भावना थी वो बलवती होने लगी थी। कहा गया है कि इस उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों में जातीय श्रेष्ठता की जो भावना थी वो बलवती थी या ज्यादा प्रबल थी। कहीं कहीं ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है तो कहीं कहीं क्षत्रियों को श्रेष्ठ बताया गया है। देखते हैं कि शिक्षा का जो प्रारंभ है वह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। अर्थात जब भी बच्चा बड़ा होता था शिक्षा के लिए गुरुकुल की व्यवस्था थी। गुरुकुल में जाने से पहले बच्चों के बाल मुंडवा दिए जाते थे और उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता था। अथर्ववेद में जब हम आते हैं तो वहां देखते हैं कि जो स्त्रियों की दशा थी वह अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी। ऋग्वैदिक काल में तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उन्हें राजनीतिक भी अधिकार थे, आर्थिक भी थे, सामाजिक भी थे। उनको जायज स्तंभ पत्नी ही गृह का दर्जा मिला था, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया था। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं पत्नियों या महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलती है। इसमें जैसे ही हम अथर्ववेद में आते हैं वहाँ महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट देखी गई है। कन्या के जन्म की भी निंदा की जाने लगी थी। यहाँ तक कहा जाता था कि जिसके घर में कन्या हुई है उसके घर में लोग पानी तक नहीं पीते थे, अर्थात कन्या के जन्म की निंदा की गई है। बहुविवाह अथवा विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। अर्थात जो बहुविवाह थे पहले इसके पहले था कि एक विवाह प्रचलन में था। अब जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं अब विवाह का जो विवाह की अपनी जो व्यवस्था है वो बहुविवाह की व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। अर्थात पुरुष हो या महिला एक से अधिक विवाह कर सकता था। कहा जाता है कि मनु के 10 स्त्रियां थी। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन स्त्रियों को इस काल में अर्थात उत्तर वैदिक काल में शिक्षा तो दी जाती थी लेकिन उनके राजनीतिक और आर्थिक अधिकार सीमित थे या नाम मात्र के थे या नहीं के बराबर थे। अर्थात वैदिक कालीन जो हमारा समाज था वो
इन सभी गुणों पर आधारित था, जिसमें से हम देखते हैं कि जो वैदिक कालिक हमारा समाज था वो पितृसत्तात्मक था, पिता के अधिकार असीमित थे, साथ साथ में जातियों का जो निर्धारण होता था ऋग्वैदिक काल में वह कर्म पर आधारित होता था, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो जातियों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, उन्हें राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आते हैं महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। और कन्या को तो बताया गया है कि जिस घर में कन्या जन्म लेती थी उस घर में लोग उस घर का बहिष्कार करते थे, या माना जाता था कि जिस घर में कन्या ने जन्म दिया है वह घर उत्तम नहीं माना जाता था। मनोरंजन के साधनों में रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य, संगीत तथा द्विज क्रीड़ा था। भोजन जो आपका था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से था। साथ ही साथ भोजन तो आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से था। साथ ही साथ क्षीर पाक मोदनम अर्थात दूध से बने भोजन को ज्यादा प्रिय माना जाने लगा है। गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया है, अर्थात न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की जो हत्या करता था उसके लिए देश निकाला और मृत्युदंड जैसी सजा उसे प्राप्त होती थी। वस्त्र में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के वस्त्र आपके वैदिक काल में वैदिक पीरियड्स में प्रयोग किए जाते थे। पहला जो आपका था वो नीवी था, दूसरा जो आपका था वासस था, और तीसरा जो आपका था अधिवासस था। नीवी जो वस्त्र होता था वो कमर के नीचे पहना जाता था, वासस जो होता था वो कमर के ऊपर पहना जाता था, और अधिवासस जो होता था उससे पूरे शरीर को ढका जाता था। उस मॉडर्न फॉर्म में उसको हम शाल कह सकते हैं। साथ ही साथ दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल में भी प्रारंभ हो चुकी थी। दहेज के लिए प्रायः वहत शब्द का प्रयोग मिलता है। तो इसका प्रकार हमें देखते हैं कि जो वैदिक काल का जो हमारा सामाजिक स्तर है वो निम्न गुणों पर आधारित है। अब हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे कि जो वैदिक काल का आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बाद हम राजनीतिक स्तर देखेंगे, राजनीतिक स्तर के बाद हम धार्मिक स्तर पर चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी क्लासें वैदिक काल का सामाजिक स्तर, सोशल लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, जिसे आप एक बार रिवीजन करिएगा, हो सके तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि दहेज के लिए प्रायः किस शब्द का प्रयोग होता था, तो आपका आंसर होगा दहेज के लिए हम वहत शब्द का प्रयोग करते थे। अघन्या किस पशु के लिए यूज किया जाता था, तो अघन्या शब्द गाय के लिए यूज किया जाता था। और जो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से वस्त्र थे जो आपके वैदिक काल में पहनने के लिए लोग यूज करते थे, जिसमें से हो सकता है आपका पूछा जाए नीवी, वासस और अधिवासस तीनों के प्रकार पूछ लिए जाए कि नीवी किस प्रकार का वस्त्र था। तो नीवी जो वस्त्र था वो कमर के नीचे पहना जाता था, वासस जो वस्त्र था वो कमर के ऊपर पहना जाता था, और जो अधिवासस आपका वस्त्र था उसे ओढ़ा जाता था। अब आता है कि कर्म के आधार पर जो वर्ण का निर्धारण था वो किस आपके काल में था। तो जब इस क्वेश्चन की बात आएगी तो आपका आंसर होगा कि कर्म के आधार पर वर्ण का जो निर्धारण होता था वो ऋग्वैदिक काल में होता था, लेकिन जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण उत्तर वैदिक काल में होता था। इसी के साथ आपका यह जो वैदिक काल का सामाजिक स्तर है समाप्त होता है। कल हम आपको इसके आर्थिक स्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की अपनी क्लास सिर्फ इतनी ही। आप लोग को पता है कि यह आपका चैनल आपके परिवार की तरीके से है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। बस इतना है कि इतना हम वादा करते हैं कि हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं के लिए वह कंटेंट जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज जो हमने आपको सामाजिक स्तर बताया है जो बुलेट फॉर्म में है, इसे आप चाहे तो पीसीएस के मीन्स, आईएएस के मीन्स
या फिर इनके जो फैक्ट हैं उसे किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा। तो आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं समाप्त होती है और आपके लिए हम 2 क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप उन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। पहला जो आपका क्वेश्चन है कि अघन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता था। पहला शब्द है क्वेश्चन कि अघन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता था। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो यह है कि चारों वर्ण के बारे में हमें जानकारी किस वेद से और उसके किस मंडल से प्राप्त होती है। चारों वर्णों के बारे में हमें जानकारी किस वेद से और उसके किस मंडल से प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर आज का समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।